नमस्कार मित्रों। मैं डॉक्टर सचिन जत्तावर हमेशा की तरह आपके समक्ष कोई ना कोई नया विषय लेकर उपस्थित होता हूँ। आज थोड़ा अर्ली मॉर्निंग सोचा कि ये काम कर लें, क्योंकि एक संगोष्ठी में भाग लेने के लिए बॉम्बे जा था। तो सोचा क्यों ना ये सिलसिला जारी रहे और हमारी बातचीत होती रहे। जो विषय हमने आज का लिया है वो एक बड़ा प्रासंगिक विषय है। उम्र के चलते चलते लोग बोलते हैं कि साहब मैं सुबह फ्रेश नहीं हो पाता, शौच पे बैठता हूँ तो ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है और अच्छे से शौच नहीं होती, बहुत सूखा महसूस करता हूँ। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हम जब जोर लगाते हैं तो टट्टी के रास्ते खून आने लगता है, बवासीर की शिकायत हो जाती है, हेमोरॉइड्स हो जाते हैं और फिर नाना प्रकार की कंप्लेंट्स की अपच लग रहा है, पेट फूल रहा है, भूख नहीं लगती और जीवन में किसी चीज़ में रस नहीं आता। तो ये एक सामान्य समस्या है जिसको हम कहते हैं कब्ज़, या अंग्रेजी में बोले या एलोपैथिक मॉडर्न मेडिसिन की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन। सामान्य आदमी का शौच करने का व्यवहार कैसा होता है, किताबों में क्या लिखा है? देखिए, किताबों में लिखा है कि आप बहुत से लोग, हर आदमी का शौच का व्यवहार अलग है, सबके बॉवल मूवमेंट्स और उसका व्यवहार बिल्कुल अलग है। कुछ लोगों को दिन में 3 बार आवश्यकता पड़ती है, तो कुछ लोगों को हफ्ते में एक ही बार, 3 दिन में 1 बार, हफ्ते में नहीं 3 दिन में 1 बार शौच जाना पड़ता है। पर इस दायरे के बाहर जो भी है, या तो वो अतिसार है या कब्ज है। तो इस चीज़ को समझना होगा। अगर दिन में 4 5 बार 6 बार जा रहे हैं तो ठीक है, फिर आपको इंक्रीज बॉवल मूवमेंट्स, अतिसार या डायरिया के लिए इलाज कराना होगा। और अगर 3 दिन में 1 बार में भी आप शौच नहीं जा रहे हैं और काफ़ी जोर लगाना पड़ रहा है, पेट भरा भरा लगता है, एसिडिटी होती है, नाना प्रकार की समस्या होती है, तो उसे आप कब्ज़ के दायरे में रख सकते हैं। तो कब्ज़ क्यों होती है? देखिए, ये पूरा मामला तो आपकी अतड़ियों की मोटिलिटी का है, जिसको हम इंटेस्टाइनल मोटिलिटी कहते हैं। उसके साथ साथ आपके खान पान में किस प्रकार की चीज़ें हैं, उनका समावेश कैसा है, कि आप साबुत अनाज लेते हैं या आप बिल्कुल महीन मैदे जैसी चीज़ लेते हैं, इसका भी संबंध है। पानी आप कितना लेते हैं, इसका भी संबंध है। और सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करता है, जो असर डालता है, वो आपका नियमित व्यायाम है। तो जिनको भी इस प्रकार की समस्या है, तो उन्हें 3 प्रकार की चीज़ें सबसे पहले करनी चाहिए। पहला है पानी बढ़ाइए। दूसरा है खाने में रेशेदार चीज़ें, फाइबर बढ़ाइए। तो आप बोलेंगे साहब फाइबर तो बोलने में तो आसान लगता है, पर ये फाइबर बढ़ाए कैसे? देखिए, ऐसा है कि अगर आप गेहूं के आटे की रोटी खा रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम आटा जब गूंथते हैं तो हम आटे को छन्नी में छानते हैं और जो ऊपर से उसका जो फाइबर रह जाता है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं या अलग खल्ली बांध के अलग कर देते हैं। उसका समावेश रोटियों में होना चाहिए। ठीक है, थोड़ी कम नरम रोटियां बनेंगी, पर आपको खाने में, रोटियों में फाइबर मिलने लग जाएगा। जो आपकी रेशेदार सब्जियां हैं, इसका समावेश बढ़ाइए। साबुत अनाज बढ़ाइए। कई बार क्या होता है कि हम अनाज को महीन पीस के खाना पसंद करते हैं, जैसे चना ही है तो चने को साबुत चना खाइए, उबला हुआ चना खाइए या कच्चा चना, जैसा आपको पसंद है। वैसे ही ये जो आपकी दालें हैं, ये आपके अनाज हैं दूसरे प्रकार के, इन सबको अगर साबुत अवस्था में हम लेते हैं, बहुत महीन पीस कर छान कर नहीं लेते, तो आपको फाइबर मिलता है। वैसे ही फलों में नाना प्रकार के फल हैं, हर मौसम में फल आते हैं। आम का सीज़न तो चला गया, अब शायद अमरूद आने लग जाए, तो अमरूद में भी फाइबर बहुत अच्छा होता है। तो अमरूद, अगर एक अमरूद का भी सेवन करेंगे तो आपको एक सही मात्रा में फाइबर जो मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। सारे फलों में फाइबर काफ़ी है, पर अब ऐसा है कि फल भी साबुत खाने की कोशिश करिए। अब फलों का जूस निकाल के लेंगे तो ये फाइबर आपको नहीं मिल पाएगा। और इतना अच्छा पोषक तत्व, मैं पोषण तो नहीं कहूँगा, पर ये पोषण के साथ फाइबर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी प्रकार के पोषण में फाइबर नहीं होगा तो एकदम से शक्कर भी बढ़ेगी। अब हूँ तो मैं मधुमेह का डॉक्टर, तो मधुमेह की बात आ ही जाएगी। तो मधुमेह के लिए भी ज़रूरी है कि हमें फाइबर वाली चीज़ें बढ़ाएं, रेशेदार चीज़ें बढ़ाएं, सामुद अनाज बढ़ाएं। आटा भी हो तो थोड़ा बहुत आटा बहुत महीन छान कर उसको ना गूँथें। तो ये सब चीज़ें जो है, ये आप जीवन में रोज कर सकते हैं
और इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा क्या कारण है कि मधुमेह के मरीजों में ये तकलीफ प्रायः देखी जाती है? हाँ, ऐसा होता है। सबसे पहली बात, मधुमेह बीमारी का क्या असर पड़ता है आपकी शौच क्रिया पे। देखिए, मधुमेह केस में लंबे समय तक मधुमेह है तो आपके जो नसों पे असर तो पड़ता ही है। वैसे ही एक नसें होती हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि अप्रत्यक्ष तौर पे आपके शरीर में होती हैं। आप अपने आप खड़े होते हैं तो अपने आप ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे आपको चक्कर नहीं आता। आपको जब शौच लगती है तो शौच के लिए आपको इच्छा होती है और आप उसको रोक पाते हैं और सही परिस्थिति होने पे आप शौच कर पाते हैं। वैसे ही बात बाकी चीज़ों की भी आती है, तो कहीं ना कहीं इन बातों पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का भी हाथ होता है। तो क्या होता है, हमारे मधुमेह के मरीजों में अगर 300-400 शुगर बहुत समय तक रह गई तो इनके साथ ऐसा होता है कि कुछ भी खाया तो तुरंत शौच जाना पड़ता है। तो ये भी एक अवस्था है। लोग कहते हैं साहब मैं कुछ भी नहीं खा पाता, खाता हूँ तो मुझे आम भाषा में मुझे दस्त होने लगते हैं। कभी कभार सुबह उठ के एकदम पतले दस्त होने लगते हैं। पर इसके विपरीत ये भी स्थिति होती है कि शौच क्रिया बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है, या ये कहें कि आपको 3-4 दिन में 5 दिन में एक बार शौच करने की इच्छा होती है। पेट भारी भारी लगने लगता है, भूख कम हो जाती है और कहीं ना कहीं आप इस बात से पीड़ित हो जाते हैं कि मुझे कब्ज़ हो गई। तो मधुमेह में लंबे समय तक अगर आपने शुगर नियंत्रित नहीं किया तो ऐसा हो सकता है। कुछ मधुमेह के मरीज जिनका जीवन बहुत शिथिल टाइप का होता है, जो नियमित व्यायाम नहीं करते, खान पान में किसी भी प्रकार का परहेज नहीं करते, उनमें भी ये समस्या होती है। क्योंकि आप जब कसरत करते हैं तो अतड़ियों का मूवमेंट बढ़ने लगता है, और ये जो अतड़ियों का मूवमेंट बढ़ता है ना मित्रों, ये कहीं ना कहीं शौच क्रिया में आपकी मदद करता है। कई बार मधुमेह की कुछ दवाइयाँ, प्रायः तो नहीं होता, मेटफॉर्मिन की दवा जब हम लोग लिखते हैं तो कुछ मरीजों को मेटफॉर्मिन सहन नहीं होता, तो उनको या तो दस्त होने लगते हैं या कब्ज जैसी शिकायत होने लगती है। दोनों परिस्थितियाँ आती हैं, इसलिए मैं दोनों करके बता रहा हूँ। तब वहाँ क्या होता है कि आप अपने डॉक्टर से निवेदन करते हैं, वो विवेचना करते हैं। प्रायः क्या होता है कि ये दवाइयाँ कुछ दिन में अपना असर छोड़ देती हैं, बुरा असर, और उनका फ़ायदा मिलने लगता है, तो उतना तो रुकना होता है। कुछ नई दवाइयाँ हैं, जैसे एक जीएलपी एनालॉग वाली फैमिली की दवा है, पहले इसका इंजेक्शन भी आता था, अब गोली भी आती है। उस परिवार की दवा में भी आपको पेट भरा भरा लगने लगता है, उल्टी जैसा लगने लगता है, कुछ लोगों को दस्त होते हैं तो कुछ लोगों को कब्जियत भी होने लगती है। मोशंस बराबर नहीं होते, जोर लगाना पड़ता है, 3-4 दिन में एक बार होते हैं। तो इन दवाओं का भी समावेश जब आपके इलाज में होता है तो आपके एक योग्य विशेषज्ञ, जो कि हार्मोन रोग विशेषज्ञ हैं मधुमेह के लिए, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, उनको आप दिखा सकते हैं, क्योंकि यही वो सही डॉक्टर हैं जिनकी ट्रेनिंग इन वस्तुस्थितियों के, इन परिस्थितियों के अनुरूप होती है। तो कई बार कुछ लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब मधुमेह तो छोड़िए, थायराइड के मरीजों में भी ये हमें कब्जियत की प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो थायराइड हार्मोन है, इसका जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन कहूँगा, इनके जो थायराइड हार्मोन होता है, हार्मोन जब तक अपने रिसेप्टर पे नहीं जाता, ये लॉक एंड की मैकेनिज्म है। दरवाज़ा तभी खुलेगा जब चाबी दरवाजे के ताले को खोलेगी। तो ये जो लॉक एंड की मैकेनिज्म है, इसी पे प्रायः हार्मोन काम करते हैं। तो हार्मोन निकलकर रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं और रिसेप्टर से फिर उनके बाकी उत्सर्जन होता है और नाना प्रकार के अलग नीचे के हार्मोन्स आते हैं और असर आता है। तो थायराइड हार्मोन का अतड़ियों में, आपके पेट में, आपकी बाकी समय जो आपका पेट से संबंधित तंत्र है, वहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। कैसा योगदान है? ये जो थायराइड हार्मोन है, ये आपकी मोटिलिटी, जो पाचन चयापचय के दौरान अतड़ियों में हालचाल होता है, जिससे खाना धीरे धीरे पेट से निकलकर छोटे आमाशय से लेकर बड़े हिस्से होते हुए मल की तरह आप त्याग करते हैं। तो इस दौरान जो चयापचय होता है, जो चीज़ें आप एब्जॉर्व करते हैं, उस प्रक्रिया को थायराइड हार्मोन भी नियंत्रित करता है। कैसे नियंत्रित करता है? थायराइड हार्मोन की अगर अधिकता हो जाए तो इस पर विशेष प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं, जिससे ग्रंथि की, जिससे अतड़ियों की मूवमेंट या मोटिलिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण लोगों को दस्त होने लगते हैं। इसके विपरीत अगर हार्मोन की कमी हो जाए, आपको हाइपोथायराइडिज्म हो जाए, तो कुछ लोग, बहुत ज़्यादा नहीं, पर कुछ लोगों को कब्जियत की शिकायत होने लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि मोशंस हार्ड हो रहे हैं, ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है और 3-4 दिन में एक बार मोशंस होते हैं। तो ये जो जटिल परिस्थिति है, ये निर्मित हो सकती है थायराइड के कारण भी। तो थायराइड के कारण भी दोनों तरह की परिस्थिति है, डायबिटीज़ के कारण भी अतिसार भी है और कब्ज़ भी है।
तो आज का विषय तो कब्ज़ ही है, तो हम वहीं पे अपने आप को रोकते हैं। अब बात आती है कि डॉक्टर साहब ये तो आपने डॉक्टरी वाली बातें बता दी और बीमारी संबंधित बातें बता दी। ऐसा क्या हम अपने जीवनचर्या में कर सकते हैं? क्योंकि आप ट्रीटमेंट तो बताते नहीं हो, क्योंकि ऑफिशियली सोशल मीडिया में ट्रीटमेंट बताना अलाउड नहीं है। पर हाँ, जो जीवन शैली में आप परिवर्तन कर सकते हो, रोज़मर्रा के परिवर्तन कर सकते हो, उसमें से 100 में से 80 लोग तो वहीं ठीक हो जाते हैं, बल्कि इसका प्रतिशत ज़्यादा है। तो सबसे पहले आप सुबह उठें, बढ़िया पानी का सेवन करें, पानी का कोशिश करें कि दिन भर में कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी तो जाए। दूसरा, आप नियमित व्यायाम करें। व्यायाम कैसा? कुछ लोग दौड़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग साइकिल चलाना पसंद करते हैं, कुछ लोग तैर लेते हैं, कुछ लोग योग कर लेते हैं। तो ये सारे व्यायाम जिसमें शरीर का हालचाल होता है, पसीना आता है, और कार्डियोवैस्कुलर कह सकते हैं आप इसको, या अगर पैदल चलने के हिसाब से बोलें तो रोज़ लोग जो 10,000 5 7 से 10,000 कदम चलते हैं, उनमें ये समस्या कम हो जाएगी। कितना चलें? 40 से 45 मिनट चलें। और ज़्यादा श्रद्धा हो तो थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, पर वो ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा चलेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक सीमित दायरा है, उसके ऊपर आपकी श्रद्धा। हफ्ते में 150 मिनट तक चलें। कोशिश करें कि 75 मिनट थोड़ा सा भारी व्यायाम हो। भारी श्वास का मतलब है, कुछ लोग जिम जाते हैं ना, तो वो जिमिंग कर सकते हैं, कुछ लोग सूर्य नमस्कार कर लें, कुछ लोग योग के कुछ कठिन आसन लगा लें। प्राणायाम नहीं, प्राणायाम से केवल फेफड़े में फ़ायदा होगा, पर पेट के लिए तो आपको दूसरे आसन भी करने होंगे। बहुत सारे आसन हैं जो मधुमेह में भी फ़ायदा करते हैं, पेट में भी फ़ायदा करते हैं, शौच क्रिया को भी नियंत्रित करने वाले आसन हैं, तो वो आसन आप कर सकते हैं। तो उन आसनों से आपको क्या होगा कि एक्सरसाइज की कमी नहीं होगी। आपने पानी का तो ध्यान रखा। तीसरी बात आती है जो कि आप मुख्य तौर पे कर सकते हैं, वो रेशेदार चीज़ों का समावेश कर सकते हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि रेशेदार चीज़ें साबुत अनाज में हैं, साबुत फल में हैं, आपके बाकी सभी अनाजों में भी रेशेदार चीज़ें हैं। पर क्या होता है कि जब आप शुद्ध एकदम ज़बान से लगा हुआ चटक भोजन करना चाहते हैं, तो वहाँ कुछ रेशेदार चीज़ें कम होने लगती हैं, क्योंकि अगर इनकी मात्रा कम नहीं करें तो स्वाद नहीं आता। तो इसका ऐसा आप मिश्रण करें कि प्रायः रेशेदार चीज़ों की कमी ना हो। साबुत अनाज लें, बहुत ज़्यादा मैदे से बनी हुई चीज़ें कम लें, और आपके पुराने जो पारंपरिक भोजन है, गेहूं के अलावा ज्वार, बाजरा, इसमें आपको मान के चलें कि जितने भी पारंपरिक भोजन की तरफ आप देखते हैं, जितना ही शुद्ध पारंपरिक भोजन की तरफ देखते हैं, वहाँ रेशेदार चीज़ों का समावेश हमारे पूर्वजों ने वैसे ही कर रखा है। पर क्या होता है कि हम मॉडर्न खाने से कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाते हैं, तो इन चीज़ों की तरफ हमारा कहीं थोड़ा सा हाथ कमज़ोर पड़ गया है। तो फिर से वापस देखिए और उन चीज़ों को ग्रहण करिए। कई बार क्या होता है कि आप देखिए क्या है कि अब पारंपरिक इसमें इसबगोल की भूसी हर दुकान में मिल जाती है, वो ना कि ना वो किसी भी ना आयुष की श्रेणी में आती है, ना मॉडर्न मेडिसिन की श्रेणी में आती है, वो एक हमारा पारंपरिक ज्ञान है। तो इसबगोल की भूसी को मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको खाना बड़ा मुश्किल है। मैं तो बोल दूंगा रोज़ 4 चम्मच भूसी खाइए, पर आप पानी में मिला के लोगे तो फूला फूला आपको बहुत मुश्किल होगा, वैसे ही दूध में मिलाओगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ मित्र एक कटोरे दही में 4 चम्मच इसबगोल की भूसी गला देते हैं, और बढ़िया चाट मसाला डाल के रोज एक खाने का उन्होंने नियमित श्रेणी में अपने उस खाने की श्रेणी में रख लिया है। तो मैं कहता हूँ इसके बहुत लाभ हैं। क्या क्या लाभ हैं? सबसे पहला, फाइबर बढ़ जाएगा, कब्जियत नहीं होगी, मोशंस क्लियर होंगे। दूसरा लाभ क्या है कि दही में कैल्शियम मिलेगा, आपको नाना प्रकार के विटामिन मिलेंगे, तो वो तो चाहिए। खास तौर पे 50 के ऊपर की महिलाओं को तो चाहिए, पुरुषों को भी चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि कैल्शियम मिलेगा, मल्टीपल विटामिन्स मिलेंगे। फिर उसके अलावा और क्या फ़ायदा हो सकता है? दूसरा फ़ायदा ये है कि जो रेशेदार वस्तु का समावेश आपने बढ़ाया है, तो वो कहीं ना कहीं आपके शुगर को भी बढ़ने से रोकेगी। आप बोलेंगे डॉक्टर साहब ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, अगर खाने में रेशेदार चीज़ें होती हैं तो त्वरित शुगर का चयापचय होके पेट से निकलकर खून में शक्कर बढ़ती नहीं है, तो वो धीरे धीरे होती है, तो वो भी डायबिटीज़ में काफ़ी लाभदायक है। फिर और क्या लाभ हो सकते हैं? देखिए, उसके बहुत सारे अन्य लाभ भी हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल भी एकदम से बढ़ेगा नहीं, तो कोलेस्ट्रॉल भी आपका बगैर दवा के बहुत एक सीमित दायरे में रहेगा। जिनका बहुत ही बड़ा हुआ है, दूसरी बीमारियां हैं, उनको डॉक्टर दवा भी लिखेंगे, पर दवा के साथ ये भी एक मित्र की तरह काम करेगा। और फाइबर आप बढ़ाएंगे तो आपको देखिए कितनी चीज़ों में फ़ायदा हो गया। कोलेस्ट्रॉल ठीक हो रहा है, शुगर ठीक हो रहा है, कब्जियत दूर हो रही है, आपको कैल्शियम की कमी दूर हो रही है, नाना प्रकार के मिनरल्स और विटामिन मिल रहे हैं, और पेट के जो कीटाणु हैं
जिनको हम कहते हैं गट बैक्टीरिया। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि एक अमृत मंथन लगातार चलता रहता है सुरों के बीच में और असुरों के बीच में, पेट में, अच्छे और बुरे बैक्टीरिया, गुड और बैड बैक्टीरियाज के बीच में। तो क्या होता है, जब भी आप एंटीबायोटिक लेते हैं, नाना प्रकार के ऐसे भोजन लेते हैं जो आपका पारंपरिक भोजन नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये बैड बैक्टीरियाज गुड बैक्टीरियाज को हराने लगते हैं। तो जैसे ही ये गुड बैक्टीरियाज हारने लगते हैं तो क्या होता है, पेट फूलने लगता है, गैस होने लगती है, बदबू आने लगती है, और बाकी सब चीज़ें होने लगती है, भूख कम हो जाती है, और कुछ लोगों को कब्जियत भी होती है, कुछ लोगों को दस्त भी होने लगते हैं। तो ये गुड और बैड बैक्टीरियाज के बीच का संतुलन बनाए रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात तीसरी आती है संतुलन की, मानसिक संतुलन। स्ट्रेस, तनाव, जो आपकी भाग दौड़ वाली जीवन शैली है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा ब्रेक लगाइए। अपने लक्ष्यों को जरूर प्राप्त करिए, अपने उद्देश्यों को जरूर प्राप्त करिए, पर कोशिश करिए कि आपको आराम का 6 से 8 घंटा बिल्कुल पूर्ण संतोष के साथ मिलना चाहिए। अब तो ये बात आ गई जीवन शैली की, कुछ बात आती है आदतों की भी, कि विशेष प्रकार के आपने जैसे लोग प्रयोजन करते हैं कि सुबह उठ के 3-4 ग्लास पानी पी लेते हैं, फिर उनको मोशंस रिफ्लेक्सली होने लगते हैं। तम्बाकू का सेवन, कुछ लोग जर्दे का सेवन, ये चीज़ें आप कोशिश करिए कम करें। शराब का सेवन, क्योंकि शराब क्या होता है कि पीते समय तो अच्छा लगता है साहब, पर कई बार पेट पे, प्रायः आप देखिएगा 100 में से शराब पीने वाले 80 लोग, 90 लोग बोलेंगे कि हाँ, पेट पे बुरा असर पड़ता है, कभी कब्जियत भी हो जाती है, कभी दस्त भी हो जाते हैं। तो वहाँ पे इस तरह के पदार्थों का सेवन नियमित ना करें, कभी कभार लें। सिगरेट, स्मोकिंग, स्मोकिंग का भी असर पड़ता है। कुछ लोगों को इतनी आदत हो जाती है कि बगैर स्मोक किए उनको शौच होती ही नहीं है। तो इस प्रकार की आदतें डालना ही क्यों, क्योंकि एक समय आता है फिर वो स्मोकिंग करने के बाद भी आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। तो बात आती है कि प्रायः आप लोग किस प्रकार की दवाइयाँ देते हैं। देखिए, प्रायः जो दवाइयाँ देते हैं वो हम लोग देते हैं बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स, जैसे आपका इसबगोल की भूसी हो गई, या फिर लेग्जेटिव्स। लेग्जेटिव्स में क्या आता है, लेग्जेटिव्स माने स्टूल सॉफ्टनर, जो शौच की क्रिया के दौरान जो मल आता है उसको थोड़ा नरम कर देता है। तो लेग्जेटिव में ट्रेड नेम तो नहीं लूँगा, लेक्टिलोज, लेक्टिटॉल, या फिर आपका बिसाकोडिल, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और कई बार क्या होता है कि हमें इससे भी आगे की दवा देनी पड़ती है, जिनको हम कहते हैं इरिटेटिंग एजेंट्स या आपके स्टिमुलेंट्स। तो ये जो स्टिमुलेंट्स होते हैं ये आपकी अतड़ियों की गति बढ़ा देते हैं। तो इसमें भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो दी जाती हैं, और प्रायः जो बाजार में प्रचारित आपको मिलता है ना कि आयुर्वेदिक शब्द का उपयोग नहीं करूँगा, जो कि आयुर्वेद तो का पूरा सम्मान है, पर कुछ लोग उसका व्यवसायीकरण कर देते हैं और उनका इन वेदों से संबंध नहीं होता। तो उस तरह की जो दवाइयाँ हैं, नाम नहीं लूँगा, सबको नाम मालूम है, तो वो जो है वो व्यवसायीकरण वाली दवाइयाँ हैं। उसमें किसी भी प्रकार से जड़ी बूटियों के समावेश की जगह ये स्टिमुलेंट्स होते हैं। तो ये जो स्टिमुलेंट्स होते हैं इनकी आदत डल जाती है। फिर प्रायः क्या होता है कि जिस प्रकार की चीज़ों से जिनको नियमित शौच क्रिया होती है तो वो फिर किसी और दवा से ठीक नहीं होती। क्या मॉडर्न मेडिसिन में कोई और दवाइयाँ हैं? हाँ, अभी कुछ नई दवाइयाँ हैं, जैसे क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर्स हैं, ये 5-HT4, ये सेरोटोनिन संबंधित रिसेप्टर पर एक्ट करता है, इसके एक्टिवेटर्स हैं। ये भी जटिल परिस्थितियों में दवाइयाँ दी जा सकती हैं। पर ये तो डॉक्टरी वाली बातें हो गई, ये तो समस्या रोज रोज की है। तो इसलिए रोज़ सुबह उठिए, आप अच्छा पानी का सेवन करें, आहार में फाइबर बढ़ाइए, इसके अलावा नियमित व्यायाम करिए और मन शांत रखिए। ये 3-4 चीज़ों का अगर आपने सहारा लिया तो आपको, और इसके साथ साथ अगर मधुमेह है तो मधुमेह के डॉक्टर से मिलिए, आपके एंडोक्रोनोलॉजिस्ट से मिलिए, उनसे मधुमेह नियंत्रित करवाइए, और मधुमेह के कॉम्प्लिकेशंस की वो जांच करके ये तय करेंगे कि आपको क्या दवा देनी है। कहीं आपको डिसऑटोनोमिया तो नहीं है। वैसे ही थायराइड के मरीजों को थायराइड की जांच करवानी होगी, थायराइड की हार्मोन की मात्रा सही दिशा में लानी होगी, और फिर आपके डॉक्टर सही मात्रा में दवा देंगे, और तो उससे खुशियाँ आएंगी। तो आपको जब भी इस तरह की समस्या हो तो सबसे पहले अपने प्राइमरी डॉक्टर से मिलें और गहन विवेचना करवाएं। बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी नहीं। शुरुआती दौर की जो आवश्यकताएं हैं, जो अर्हताएं हैं, जिसमें 100 में से 90 लोग ठीक हो जाते हैं, वो तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। नियमित व्यायाम करें, पानी का सेवन करें, और फाइबर वाली चीज़ें बढ़ाइए। और अगर मन की शांति हो जाए और मन खुश हो, तो जो कहते हैं ना, अगर पेट तभी अच्छा रहता है जब मन खुश रहता है,
तो आशा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी और इसका समावेश आप अपने जीवन में करेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।